जय हिंद बालकों। आज हम लोग ऑर्गेनिक रीजन की सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन को ट्रीट करेंगे या उसको सीखेंगे। पॉराडिक एसिड रोड मैप प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं या आप कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन देखेंगे या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रिपरेशन देखेंगे तो उन सब में आपको इस रीजन का फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बड़ा ही पॉपुलर रीजन है, बड़ा ही कॉमन रीजन है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किए हुए होंगे। डेली एक पेपर से मतलब 180 क्वेश्चन नीट के लिए, 100 क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए आप लोग डेली सॉल्व कर रहे होंगे और जो भी गैप निकल करके आता होगा उसको पार्ट वाइज अपने नोट से, अपने नोटबुक से, अपनी बुक से फिलअप करते जा रहे होंगे। ठीक है, साथ में आप अपना मोरल भी बूस्ट अप रखेंगे। चलिए तो आज जो हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉराडिक एसिड। HiO4 क्रिस्टलाइन फॉर्म में HiO4.2H2O2 के फॉर्म में लिखा रहेगा या H5O6 के फॉर्म में ये दिखाई पड़ता है। ये मेंस में भी इसके प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, एडवांस में भी देखने को मिलेंगे, नीट में भी देखने को मिलेंगे, ओलंपियाड में भी देखने को मिलेंगे। तो ये इनमें से किसी फॉर्मेट में लिखा हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें अगर हम देखें कि एक ही कंपाउंड को इतने तरीके से लिखने का क्या रीजन, तो एक्चुअल में ये इसका कंबाइंड फार्मूला है, क्रिस्टलाइन फार्मूला है। इसी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और पॉराडिक एसिड, और ये इसकी एनहाइड्रस फॉर्म है। एक्चुअल में जो HFiO6 कंपाउंड है इसको अगर हीट किया जाता है तो ये पॉराडिक एसिड और वाटर देता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इक्विलिब्रियम इसमें पाया जाता है। अगर हम H5IO6 का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सेंट्रल आयोडीन अगर आप देखें तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पर है और इसका शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। लेकिन वही अगर आप पॉराडिक एसिड को देखेंगे, HiO4 को अगर आप देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। जो एनहाइड्रस पॉराडिक एसिड होता है ये मोनोबेसिक है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही तगड़ा आप ये कह सकते हैं एसिड होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन निकलने के बाद कॉन्जुगेट आयन अपने को स्टेबलाइज करता है थ्रू रेजोनेंस, और कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। फिलहाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो आपको +7 मिलेगा, जो कि इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। और आपने जनरल कंसेप्ट सीख रखा होगा कि अगर किसी कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर है तो ये केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यानी ये जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसमें आयोडीन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे खड़ा है आपका मैक्सिमम पर। तो ये कंपाउंड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ये बात बता दिया। ये इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें ये डायरेक्ट क्लीवेज कराता है अगर इसको कंडीशन मिल गई। और कंडीशन में क्या होता है कि एडजेसेंट पर, अगल बगल पर, विसिनल पोजीशन पर दो OH ग्रुप रहे या OH-NH2 ग्रुप रहे या दो कार्बोनिल ग्रुप रहे या कार्बोनिल और OH ग्रुप रहे, तो ये इन सबको ऑक्सीडाइज करता है, साथ ही साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को भी क्या करेगा, क्लीव करेगा। चलिए, अगर पहली बात अपने दिमाग में क्लियर हो गई कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कार्बन कार्बन क्लीवेज के साथ आगे बढ़ेगा, तो दूसरी बात आती है कि इस क्लीवेज रिएक्शन को मालपार्ट साहब ने बताया था, इसलिए इसका एक नाम और भी होता है मालाब्रेड रिएक्शन। ये पॉराडिक एसिड का ऑक्सीडेशन मालाब्रेड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने कहा था कि कुछ कंडीशन मिल जाए, कौन सी कंडीशन, तो मैंने लिख भी दिया है कि इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो होता है बॉन्ड्स का विद एडजेसेंट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, और वो एडजेसेंट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप क्या हो सकते हैं, दो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, हाइड्रोक्सी एमीन या दो कार्बोनिल ग्रुप। तो लिख दिया 1,2-डाइऑल रहे,
अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड रहे, मतलब कार्बोनिल और OH ग्रुप, या 1,2 डाइकीटोन रहे, या अल्फा एमिनो अल्कोहल्स रहे, चलेगा। तो ये इनको करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में भेजेगा और साथ ही साथ इनके बीच बने हुए इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी क्लीव करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी बड़े मॉलिक्यूल में या किसी मॉलिक्यूल में जितने ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होंगे उतने मॉलिक्यूल पैराडिक एसिड का यूज होगा। इस बात को मैंने आगे बताया भी है इस चीज को, कि आप देख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ पैराडिक एसिड इज यूज्ड फॉर 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। यानी अगर ऐसे 2 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल पैराडिक एसिड का, 3 मॉलिक्यूल पैराडिक एसिड का खर्च होगा। अब इसमें मैंने एक बात और ही बताई कि अगर ये विसनल पोजीशन पे नहीं है, एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है, यही ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, तो कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमको देखने के लिए नहीं मिलती। तो मैंने इसको तीसरे नंबर पे क्लियर किया है कि दिस रीजेंट हैव नो इफेक्ट इफ गिवन ग्रुप आर नॉट ऑन एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन या विसनल पोजीशन पर नहीं, तो विसनल या एडजेसेंट पोजीशन 1, 2 होगी, तो यहां मैंने लिख लिया है 1, 3 या 1, 4, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नो इफेक्ट। यानी इस रीजेंट का इस सिचुएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। तो अब हम करते क्या है कि अपने दिमाग में जरा सा एक छोटी सी ट्रिक बैठा लेते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप अगर रहे तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, चलेगा। तो हम लोग अब करेंगे क्या कि जब ये चीज देख लेंगे कि एडजेसेंट पोजीशन पर, विसिनल पोजीशन पर पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप मौजूद है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहां पर फ्रैगमेंट बनाएंगे। फ्रैगमेंट कैसे बनाएंगे, हम यहां से इसको क्लीव कर देंगे, और क्लीव करेंगे तो यहां से इसके टुकड़े बनेंगे कुछ ऐसे, और जब ये टुकड़े बन जाएंगे तो इन टुकड़ों से क्या प्रोडक्ट आएगा, इसकी एक हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक बना रखी। क्या ट्रिक बना रखी कि अगर मिलने वाला ग्रुप क्लीवेज के बाद एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा। अगर ये CH2OH ग्रुप है तो फॉर्मेल्डिहाइड में बदलेगा, ध्यान दें आप। अगर ये ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, ये ग्रुप है तो ये कीटोन में बदलेगा, ध्यान दें आप। ऐसे अगर आपका ये ग्रुप यहां पर मौजूद है तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर CHOH मिल जा रहा है प्लेन तो फॉर्मिक एसिड में, और अगर RCHOH मिल रहा है तो एल्डिहाइड में बदलेगा। तो हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से ये तय कर लेते हैं कि कौन सा टुकड़ा कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। इस चीज को एक आध दो मॉलिक्यूल में देख लें तो और भी कंफर्म हो जाता है। क्लियर है हमारी बात? चलिए कुछ मॉलिक्यूल पर इस चीज को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीज याद कर रखा होगा, तो इसका एप्लीकेशन देखिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि प्लेन एल्डिहाइड ग्रुप अगर है तो उसको फॉर्मिक एसिड में लेकर के आएगा, CH2OH ग्रुप है तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड में लेकर के आएगा, RCO ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक में लेकर के आएगा, R2COH ग्रुप है तो उसको कीटोन में लेकर के आएगा, CHOH ग्रुप है अगर प्लेन आपका तो फॉर्मिक एसिड में, और किसी एल्किल ग्रुप के साथ ये CHOH है तो इसको एल्डिहाइड में चलेगा। तो एडजेसेंट पर लेकिन ये ग्रुप होने चाहिए तभी ये होगा, और जितने एडजेसेंट वाले ग्रुप होंगे उतने पैराडिक एसिड के मॉलिक्यूल खर्च होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, दो अगल बगल में OH है तो यहाँ पर क्लीव करेगा, यानी 1 मोल पैराडिक एसिड या 1 इक्विवेलेंट एसिड का यूज होगा। यहाँ पर देखो तो ये एडजेसेंट पर है तो यानी ये 2 बॉन्ड क्लीव करेंगे, यानी 2 मोल पैराडिक एसिड यूज होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, यानी यहाँ ये 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट क्लीव करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो कार्बोनिल और OH ग्रुप है तो 1 मोल क्लीव करेगा। यहाँ पर देखो तो 2 कार्बोनिल ग्रुप है तो 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट पैराडिक एसिड यूज होगा। अब सवाल आता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जब आप टुकड़ा बना रहे हो तो एक टुकड़ा बन रहा है R2COH वाला, मेथिल एथिल तो एल्किल ग्रुप ही है,
तो इस टुकड़े को वो किस में ले जा रहा है, कीटोन में। बना दो फिर इसको, ये कीटोन में लेके जा रहा है। और जो RCHOH वाला ग्रुप है ये, इसको किस में ले जा रहा है, वो एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में लेकर के जा रहा है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है मेरी बात। यहां पर देखो RCHOH वाला तो एल्डिहाइड में जाएगा, तो यहाँ एक ये एल्डिहाइड बनेगा, एक ये एल्डिहाइड बनेगा। तो ये वाला एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, ये वाला एल्डिहाइड C2H5C डबल बॉन्ड OH, और ये CHOH वाला भाई, तो जो CHOH वाला पार्ट है मैंने कहा था फॉर्मिक एसिड में जाएगा, फॉर्मिक एसिड में जाएगा। और कितने मोल HiO4 के खर्च होंगे यहाँ पर, 2 मोल खर्च होंगे। क्लियर हुई हमारी बात। अब तीसरी रिएक्शन पर अगर आप आइए, तो तीसरी रिएक्शन पर RCO वाला पार्ट किस में जा रहा है, एसिड में। बोलो CH3C डबल बॉन्ड OH, और RCHOH वाला पार्ट किस में जाता है आपका, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में जा रहा है, तो ये बनेगा C2H5C डबल बॉन्ड OH। उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का एसिड। तीसरे वाले में आप आ जाओ, CHOH या CH2OH वाला पार्ट किस में जा रहा है आपका, एल्डिहाइड में। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में जाएगा आपका, एसिड में। बोलो भाई, ऐसे। इसी तरीके से अगर हम लास्ट रिएक्शन को देखें, इसको देखें, तो ये दोनों ही पार्ट किस में जाएंगे, एसिड में, क्योंकि मैंने कह रखा है कि RCO फ्रेगमेंट किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर 2 अलग, मतलब आपके 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक मिलेगा एसिटिक एसिड का, तो दूसरा मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड का। बोलो भाई, कर सकते हो कि नहीं। चलो कुछ और एग्जांपल डील करते हैं यहाँ पे इसी टाइप का। अब अगर हम लोग यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर OH और NH2 ग्रुप ले लें, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही क्लीव होगा। 1 मोल पैराडिक एसिड का यूज होगा, और मैकेनिज्म में आगे बताऊंगा कि HiO4 कन्वर्ट हो जाएगा IO3 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +5, यानी इसका रिडक्शन हुआ। और ये काम कैसे कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो होगा क्या कि आप तो जानते हो कि RCHOH वाला पार्ट किस में जाता है, एल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड में जाएगा, और ये वाले पार्ट का NH2 वाला हिस्सा अमोनिया के फॉर्म में निकलेगा, जबकि बाकी का हिस्सा फर्दर एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। याद रहेगा, ये दोनों एडजेसेंट कंडीशन पर है, विसिनल कंडीशन पर है, सेम साइड पर है। याद रहे, अगर सिन होगा तभी ये चीज हो पाएगा आपका। जितने भी ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप हैं, अगर सिन कंडीशन में है तभी ये ऑक्सीडाइज हो पाएंगे, अदरवाइज ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। यहां पर अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये एडजेसेंट है ही नहीं, नो एडजेसेंट, नो विसिनल। तो एडजेसेंट या विसिनल कंडीशन पर नहीं है, तो याद रखना यहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब अगला मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है। तो तीसरे मॉलिक्यूल में 2 OH हैं, और ध्यान दें दोनों OH सेम साइड हैं, सिन हैं, एडजेसेंट हैं, विसिनल कंडीशन पर है। तो यहां तो ऑक्सीडेशन होगा, ये क्लीव करेगा। और आप तो जानते हैं कि पर्टिकुलर OH को किस में बदल देता है, ये एल्डिहाइड में बदल देता है। यानी यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, यूं होगा। यही नीचे वाले में देखा जाए, चौथे मॉलिक्यूल में देखा जाए, क्या दिक्कत हो गई, ये सिन नहीं है। सिन का मतलब सेम साइड नहीं है, सेम साइड नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, या ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट तो पकड़ में आया होगा। अब हम लोग अगले 2 सेगमेंट पर बात करने वाले हैं। एक प्रिपरेशन, बनाते कैसे हैं इसको, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है। यानी कि हम लोग
बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक देखेंगे कि चीजें कैसे यूज की जा रही हैं, कैसे इस्तेमाल की जा रही हैं। तो आप लोग तैयार हो गए होंगे। चलिए अब प्रिपरेशन वाले पार्ट को देखते हैं। अगर हम लोग इसके प्रिपरेशन वाले पार्ट में आ रहे हैं तो मैं आपको प्रिपरेशन बताने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पीरियोडिक एसिड का इस्तेमाल जो किया जाता है, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट हैं या जो विस्नल ग्लाइकॉल्स हैं या विस्नल एमिनो अल्कोहल्स हैं, इन सब के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। प्रिपरेशन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो तरीके हैं पीरियोडिक एसिड को बनाने के। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग NaOH को आयोडीन के द्वारा ट्रीट करते हैं, रूम टेम्परेचर और उस पर आपका इसका सोल्यूशन लेकर के आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर बनता है। ध्यान से देखें अगर तो ये रिएक्शन डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन है, आपने हैलोजेंस में भी इसको पढ़ा होगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ ये +5 पर है और ये क्या आपका -1 पर है। तो ये एक बड़ा अच्छा डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हम सोडियम आयोडेट को छान लेते हैं और जो सोडियम आयोडेट आता है उसमें एक्सेस में NaOH और क्लोरीन मिलाया जाता है। ध्यान दीजिए, एक्सेस में NaOH और हम क्लोरीन को मिलाते हैं, बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसे कहा जाता है डाइसोडियम ऑर्थोपराइडेट। ये साथ में NaCl बनेगा। ये जो डाइसोडियम ऑर्थोपराइडेट होता है, ये इसके सॉल्यूशन को हम लोग छान लेते हैं और छानने के बाद इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। जब हम सिल्वर नाइट्रेट इसमें मिलाते हैं तब हमारा अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जो कि कहलाता है सिल्वर, जो कहलाता है सिल्वर ऑर्थोपराइडेट, सिल्वर ऑर्थोपरायोडेट ये कहलाता है। ये जब सिल्वर ऑर्थोपराइडेट बनता है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको हम लोग सेपरेट करते हैं और इसके सॉल्यूशन में क्लोरीन, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और क्या पास करते हैं इसमें आपका क्लोरीन पास करते हैं। तो जब क्लोरीन पास किया जाता है तब बनता है ऑर्थोपराइडेट एसिड, क्रिस्टलाइन फॉर्म बनती है ऑर्थोपराइडिक एसिड की। अगर आप इसको डिहाइड्रेट करना चाहते हैं तो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको हीट करते हैं और फिर बनता है एनहाइड्रस पराइडिक एसिड, जिसे आप मेटापराइडिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गई हमारी बात? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, कई स्टेप में होती है, जिसमें पहला स्टेप इसका डिसप्रोपियोनेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक रिएक्शन और भी है जिसमें हम सीधे पर क्लोरिक एसिड में आयोडीन पास करते हैं और इसको हीट करने पर हमको मेटापराइडिक एसिड के क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो ये एक डायरेक्ट रिएक्शन भी है जिससे हम पराइडिक एसिड बना लेते हैं और ये आपका इनडायरेक्ट रिएक्शन है, लैब में हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पराइडिक एसिड को क्या करेंगे, आपका प्रिपेयर कर लेंगे और बेसिकली इसका फंक्शन जो है, इसका यूज जो है आगे चल करके कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना या विस्नल ग्लाइकॉल्स हैं उनका डिसाइड करना, एडजेसेंट ग्लाइकॉल्स हैं उनका डिसाइड करना, इन सब के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग डील करेंगे कि कैसे ये काम करता है, पराइडिक एसिड किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। चलिए, तो अब हम लोग किस तरीके से पराइडिक एसिड वर्क करता है इस बात को देखेंगे। तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन में हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन पराइडिक एसिड के साथ कराया तो 2 मोल हमें फॉर्मेल्डिहाइड के मिल गए और HiO3 मॉलिक्यूल मिला। तो अगर इस रिएक्शन को देखा जाए, इसकी मैकेनिज्म को देखा जाए तो कैसे होता है, तो भाई जो मेटा आप पराइडिक एसिड लेकर के चलेंगे, इसकी मैकेनिज्म 2 तरीके की मिलती है, एक मेटापराइडिक एसिड के साथ और एक ऑर्थोपराइडिक एसिड के साथ। तो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो मेटापराइडिक एसिड वाली रिएक्शन है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल में आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और आयोडीन सेंट्रल एटम होने के साथ साथ इम्पिटी ऑर्बिटल रखता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस आयोडीन पर अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, इस पर नेगेटिव और इस पर कैसा आपका पॉजिटिव।
इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, बैलेंसिंग मेंटेन करेंगे, हाइड्रोजन बाहर आएगा। एंड यू नो दैट कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेसिक सेंटर है, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको फाइनल स्ट्रक्चर में ये दिखाई पड़ेगा कि इस ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच में एक बॉन्ड है और साथ में इस ऑक्सीजन पर एक OH ग्रुप आ गया है। देखिए हुआ, जिस तरीके से पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, ठीक उसी तरीके से सेकंड एडजेसेंट पोजीशन जो सेम साइड है, सिन, अगर यही एंटी हुआ तो अटैक नहीं होगा, सिन है तभी अटैक होगा। तो ये फिर यहाँ अटैक करेगा तो फिर इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ फिर ये एसिडिक हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगी और ये भी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका OH ग्रुप में, या आप कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। ये देखिए कन्वर्ट हो गया और इसके बीच में क्या बन गया, आपका बॉन्ड बन गया। चलेगा। तो ये जो स्टेट बनती है, जो साइक्लिक स्टेट बनती है, 5 मेंबर जो रिंग बनी हुई है, इसको हम पेरीसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या साइक्लिक आयोडीन एस्टर। ये इंटरमीडिएट है, इसका नाम हम रखते हैं साइक्लिक 5 मेंबर आयोडीन एस्टर इंटरमीडिएट। अगले स्टेप पर जब इसको थोड़ा सा आप हीट करोगे तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होकर यहाँ कार्बोनिल कैरेक्टर लेगा और ये जो आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये भी कार्बोनिल कैरेक्टर लेगा और ये दोनों बॉन्ड यहाँ से हो जाएंगे गायब। तो जब ये बॉन्ड गायब हो जाएंगे तो यहाँ पर ये 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का बचेगा और ये जब अपने कार्बोनिल कैरेक्टर को मेंटेन करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका स्टैंड करेगा। तो जहां पर आप देख रहे हैं पैराइडिक एसिड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5 है। तो उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसी चीज को हम तब भी देख सकते हैं जबकि हम यहाँ पर मेटापैराइडिक एसिड की जगह पे क्या लेकर के चले, आपका ऑर्थोपैराइडिक एसिड को लेकर के चले। तो चलिए उसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। चलिए, तो इसी रिएक्शन को हम लोग तब देखते हैं जबकि हम यहाँ पर ऑर्थोपैराइडिक एसिड लेकर के चलें, H5IO6 को लेकर के चलें, ठीक है जी, H5IO6 को लेकर के चलें। तो इसकी मैकेनिज्म अगर आप डील करेंगे, इसके पहले वाले में आपने मेटापैराइडिक एसिड लिया था और यहाँ पर आप ऑर्थोपर आयोडिक एसिड ले रहे हैं। तो दोनों की मैकेनिज्म में क्या अंतर है, ये चीज हमको देखना है। सबसे पहले क्या होता है कि जो एडजेसेंट पोजीशन पर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप होते हैं वो इसमें सीधे मौजूद उस साइड के ग्रुप के साथ डिहाइड्रेट होते हैं और डिहाइड्रेट होकर के क्या बनाएंगे, वाटर बाहर निकालेंगे। 1 मोल यहाँ से निकलेगा, 1 मोल यहाँ से निकलेगा, यानी कि 2 मोल वाटर बाहर आ जाएगा और बनेगी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कि आयोडीन भी मौजूद होता है। तो ये जो साइक्लिक आयोडीन एस्टर होता है इसको हम लोग पेरीसाइक्लिक कहते हैं, पेरीसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो कि 5 मेंबर्ड आयोडीन एस्टर इंटरमीडिएट होता है। अब यहाँ पर जो ये चीज बना हुआ है ये डिहाइड्रेट होता है, इसको हीट करने पर, हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेट होगा और ये जो OH ग्रुप आप देख रहे हैं ये दोनों OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के वाटर बाहर निकालते हैं और साथ में एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। फर्दर हीट करने पर क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा और ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो दोनों यहाँ से हटने की वजह से 2 ग्रुप में बदल गए, ये यहाँ आने की वजह से मल्टीपल बॉन्ड में और यहाँ से गायब होने की वजह से ये फ्री हो गया, यानी एक एल्डिहाइड ग्रुप। इसी तरीके से ये वाला यहाँ आने पे डबल बॉन्ड में और ये फ्री हो गया, तो ये दूसरा यानी 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के मिले। और जो रिमेनिंग स्पीसीज बची, रिमेनिंग स्पीसीज क्या बची, IO3- चलेगा। तो ये किस तरीके से OH ग्रुप को किस में बदलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में बदलते हैं, ये आपने देखा मैकेनिज्म के थ्रू, चल जाएगा। अब हम लोग कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, कैसे हमको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है जी।
एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आते हैं। तो इसके पहले एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से ही आपसे हम क्लियर कर लें कि बताइए कौन सा कंपाउंड इन सभी में से HiO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये बताओ ऑक्सीडाइज होने की क्या शर्त है। यहाँ पर दो ही शर्तें हैं। पहला कि ग्रुप सिन कंडीशन में होना चाहिए, दूसरा ग्रुप एडजेसेंट या विसनल होना चाहिए, और तीसरा दो अगल बगल में OH हो, दो अगल बगल में कार्बोनिल हो, दो अगल बगल में कार्बोनिल या OH हो, दो अगल बगल में OH या NH2। अगर यही सारी सिचुएशंस है तो आपका है, नहीं तो नहीं है। ये बताओ पहला वाला देखो, दो OH विसनल पोजीशन पर एक साइड में है कि नहीं, तो ऑक्सीडाइज होगा। दूसरा वाला कार्बोनिल ग्रुप और OH अगल बगल में एडजेसेंट पर विसनल पर है कि नहीं, होगा। दो कीटोनिक ग्रुप है, दो कार्बोनिल ग्रुप है, होगा। इपॉक्साइड, तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि इपॉक्साइड पहले हाइड्रोलाइज होकर के बिस डाइऑल में चेंज होते हैं और फिर बिस डाइऑल जो होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देता है, इसलिए ये भी HiO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरीके से OH और NH2 है तो ये ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर OR रहे, ईथर रहे, नहीं होगा। दो ईथर रहे तो भी नहीं होगा। अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो कार्बोनिल तो ये है लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन अगर है तब ये ऑक्सीडाइज होता, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक है तो भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, चलेगा। पर यहाँ पर देखो, यहाँ कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल है तो इसकी वजह से नहीं बल्कि कार्बोनिल और अल्कोहल है, इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ बॉन्ड इस जगह पे क्लीव करेगा। अब बताओ ये 11th वाला, ये डाइऑल है, साइक्लिक डाइऑल है, ये नहीं होगा। ना होने का रीजन इसका एंटी होना है, ग्रुप का एक दूसरे के अपोजिट में होना है। यहाँ पर ये सिन है इसलिए ऑक्सीडाइज होगा, ये सिन है इसलिए ऑक्सीडाइज होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे और कौन से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो अब अगर हम यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल लेकर के चल रहे हैं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कार्बन कार्बन बॉन्ड में ये पैराइडिक एसिड जो होगा ये एक क्लीवेज कराएगा, यानी कि एक मोल या एक इक्विवेलेंट पैराइडिक एसिड का यूज होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर CH2OH वाला टुकड़ा है तो ये फॉर्मल्डिहाइड में जाता है। तो जब ये फॉर्मल्डिहाइड में जाएगा तो यहाँ 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के बनेंगे, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ही इक्विवेलेंट पैराइडिक एसिड का होगा और ये यहाँ से क्लीव करेगा तो 1 मोल किसका बनेगा, बोलो भाई। 1 मोल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड का और दूसरा मोल बनेगा फॉर्मिक एसिड का, क्योंकि कार्बोनिल R या CO ग्रुप को ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंपाउंड है आपका ग्लाइऑक्सल, इसको हम लोग ग्लाइऑक्सल कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक ही मोल पैराइडिक एसिड का खर्च होगा और 2 मोल किसके बनेंगे, हमारे फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये टुकड़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जाता है। इसी तरीके से नीचे वाला कंपाउंड कहलाता है कॉमनली मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो ये जो मिथाइल ग्लाइऑक्सल है ये भी क्लीव करेगा तो एक ही इक्विवेलेंट पैराइडिक एसिड का यूज करेगा और 1 मोल बनाएगा किसके, फॉर्मिक एसिड के, और 1 मोल बनाएगा किसके, एसिटिक एसिड के। तो 1 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल एसिटिक एसिड। नाम यहाँ पर भी आप देखिए तो एडजेसेंट पोजीशन पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ क्लीव करेगा और ये एक इक्विवेलेंट या 1 मोल यहाँ यूज होगा। 2 मोल किसके बनाएगा, ये फॉर्मिक एसिड के। इसी तरीके से अब अगर आप नीचे वाली रिएक्शन को देखें तो ये ग्लिसरॉल है, ये कंपाउंड ग्लिसरॉल है और ये ऊपर वाला कंपाउंड था आपका डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो यहाँ ये 2 मोल क्लीव करेगा, 2 मोल पैराइडिक एसिड का रिक्वायर करेगा क्योंकि एडजेसेंट पर 3 OH ग्रुप एक साथ है। तो ये वाला हिस्सा किस में जाएगा, एल्डिहाइड में। तो 2 मोल आपके सिमिलर हैं
इसलिए 2 मोल एल्डिहाइड का और 1 मोल किसका बनेगा आपका फॉर्मिक एसिड का। चलेगा। इसी तरीके से यहां पर अगर आप आए तो यहां पर भी 2 इक्विवेलेंट पैरायोडिक एसिड के खर्च होंगे। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट 2 OH। तो ये वाला हिस्सा किस में जाता है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड में। तो 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के बनेंगे और ये किस में जाएगा? एसिड में। तो 1 मोल बनेगा फॉर्मिक एसिड का। इसी तरीके से अगर मैं ग्लूकोज ले लूं, तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो ग्रुप मौजूद है एक CH2OH ग्रुप है, तो ये जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में और 4 CHOH हैं, तो ये CHOH किस में कन्वर्ट होते हैं? फॉर्मिक एसिड में। और ये भी कार्बोनिल ग्रुप है तो ये भी एसिड में, यानी 5 मोल किसके बनेंगे? फॉर्मिक एसिड के। तो कितना मोल यहाँ पैरायोडिक एसिड का खर्च होगा? 5 मोल। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या कर रहे हैं? आपका क्लीव कर रहे हैं। इसीलिए हम पैरायोडिक एसिड की सहायता से ये तय करने में कामयाब हो जाते हैं कि कितने ऑक्सीडाइजेबल एडजेसेंट ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। चलेगा। चलिए कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। तो अब हम लोग इसी रिएक्शन सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ये कंपाउंड आपके सामने लें पैरायोडिक एसिड, तो आप देख रहे हैं ये भी एडजेसेंट कंडीशन पर है, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, यानी 1 इक्विवेलेंट पैरायोडिक एसिड का खर्च होगा और 2 मोल हमें प्रोडक्ट के मिलेंगे। यहाँ पर बॉन्ड लाइन सिस्टम है तो एल्किल ग्रुप मेंटेन करिए, तो 2 मोल किसका बनेगा? एसीटोन का। चलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ लेकर के चलें, साइक्लिक कंडीशन लेकर के चलें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जितने एडजेसेंट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप हैं उनके बीच के कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव कर जाएंगे, यानी यहाँ 2 इक्विवेलेंट पैरायोडिक एसिड का खर्च होगा। तो जब 2 इक्विवेलेंट खर्च होगा तो ये पोर्शन है CHOH, ये चेंज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, और ये पोर्शन एक साथ जुड़ा रहेगा। एक साथ कैसे? आपको बताएं, एक साथ ऐसे, ये पोर्शन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ये रहा आपका एसिड। बोलो भाई, ये जो इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर वाली रिएक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर लेकर के चलते हैं तो इस सिचुएशन में पहले ये सिन या विसिनल डाइऑल में चेंज होता है। ध्यान दीजिए, पहले ये चेंज होगा विसिनल डाइऑल में, ऐसे दोनों OH ग्रुप सेम साइड रहेंगे, अपोजिट साइड रहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। फिर पैरायोडिक एसिड का मॉलिक्यूल खर्च होगा, और खर्च होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा तो ध्यान दीजिएगा 2 मोल बनेंगे इस कंपाउंड के। बोलो, ध्यान रहेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये हेट्रोसाइक्लिक है या उसमें है, दोनों स्थितियों में ऐसे ही होगा। अब जैसे यहाँ पे हमको कराना है तो सबसे पहले हम डाइऑल का फॉर्मेशन करेंगे, रिंग को क्लीव करके, और अगले स्टेप में यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करेगा तो हमारा प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा, ऐसे। ध्यान दें, ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ऐसे। चलेगा। अच्छा, अब हम अगले वाले पर आते हैं, इस पर आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये कौन सी सिचुएशन है? एंटी। तो एंटी डाइऑल ऑक्सीडाइज नहीं होता। यहां पर देखिए कार्बोनिल और OH ग्रुप सेम मॉलिक्यूल पर है, लेकिन एडजेसेंट नहीं है, 1,2 नहीं है, विसिनल नहीं है। यहाँ क्या है? 1,3 है। तो 1,3 है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसी तरीके से यहां पर आप सिमिलर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये वही एग्जाम्पल रिपीट कर गया है, तो ये नहीं होगा। यहाँ अगर हम लोग देखें, इस वाले में अगर देखें तो दोनों OH सेम साइड है, तो जब दोनों OH सेम साइड हैं तो एक इक्विवेलेंट पैरायोडिक एसिड का खर्च होगा
और खर्च होने के बाद ये जो प्रोडक्ट है ये कार्बोनिल ग्रुप में दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ क्योंकि ये एंटी था, और ये दोनों हो गए क्योंकि ये सिन था। या मतलब एक जैसे, बस एक बाहर की तरफ है तो दूसरा कहाँ है आपका अंदर की तरफ है। बोलो भाई, कर लोगे? उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने क्वेश्चंस ट्राई करिए। जो इसका एक्शन है करीब करीब सिमिलर एक्शन लेड टेट्रा एसीटेट का भी है, अभी उसका भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ बाल को आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, आप लोग के क्वेश्चन बन रहे होंगे। आप पर्टिकुलर लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक्सरसाइज को भी बनाएं। आपके पास जो DPP है, असाइनमेंट है, बुकलेट है, उसको भी सॉल्व करें। और अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, ताकि आपके उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकें, आपका आंसर कर सकें। ओके, जय हिंद।